नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। जैसा कि आप जानते हैं, प्रबंध लेखांकन इस प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करती है जिससे कि प्रबंधकों को निर्णय लेने के लिए उपयुक्त आधार प्रदान हो जाए, और इस कड़ी में वित्तीय विवरणों का विश्लेषण विशेष है, क्योंकि बिना विश्लेषण के उसके निर्वचन के उत्तम निर्णय आने वाले समय के लिए प्रबंधकों के द्वारा नहीं लिए जा सकते। तो वित्तीय विवरण, जैसा आप जानते हैं, मेनली हम बैलेंस शीट और P&L अकाउंट, चिट्ठा और लाभ हानि खाता की बात करते हैं। इनका विश्लेषण किया जाना चाहिए, और ये विश्लेषण कैसे किया जाता है इसके बारे में आज हम कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे। बैलेंस शीट और P&L अकाउंट को विश्लेषित करने के लिए बहुत सारी तकनीकें काम में ली जाती है, जो प्रबंधकों को किस प्रकार का निर्णय लेना है उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उपयोग में ली जाती हैं। मुख्यतः केवल तकनीकों की अगर हम बात करें तो ये पहला आप देख रहे हैं यहाँ, तुलनात्मक वित्तीय विवरण यानी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें कि एक ही कंपनी के 2 या अधिक वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किया जाता है। समानाकार वित्तीय विवरण, जिसमें लंबवत विश्लेषण किया जाता है। प्रवृत्ति विश्लेषण, जिसमें संस्था की विभिन्न मदों को इस प्रकार से अरेंज किया जाता है कि उनमें वर्ष दर वर्ष क्या प्रवृत्ति है, बढ़ने की अथवा घटने की, ये ज्ञात किया जाता है। अनुपात विश्लेषण, रेशियो एनालिसिस, मुख्यतः मदों तथा मदों के समूहों के बीच जो संबंध है उस संबंध को ज्ञात करने की कोशिश की जाती है, और उसके आधार पे इंटरप्रिटेशंस निकाले जाते हैं। कोष प्रवाह विश्लेषण या फंड फ्लो एनालिसिस, जिसमें कोषों को फंड्स का प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है, आना और जाना, इसका विश्लेषण किया जाता है। ठीक इसी प्रकार रोकड़ प्रवाह विश्लेषण, कैश फ्लो एनालिसिस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार आजकल कंपनियों के द्वारा रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है, तो विभिन्न मदों का रोकड़ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका विश्लेषण इस तकनीक में किया जाता है। इसी प्रकार समविच्छेद बिंदु विश्लेषण, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, जिसमें विभिन्न प्रबंधकीय निर्णयों के लिए आधार लिए जाते हैं कि ब्रेक इवन कहाँ है और प्रबंधकों को लाभ बढ़ाने के लिए किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के इस भाग में आज हम तुलनात्मक और समानाकार दोनों विश्लेषणों का अध्ययन करने चाहेंगे। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब तुलनात्मक चिट्ठा बनाया जाना और तुलनात्मक लाभ हानि खाता बनाया जाना। ये दोनों किस प्रकार से बनाए जाते हैं, बनाने के संदर्भ में जो विश्लेषण के कॉलम्स हम बनाते हैं उनको किस प्रकार से पढ़ा जाना चाहिए, उनसे किस प्रकार से निर्वचन निकाला जाना चाहिए ताकि प्रबंधकों के लिए निर्णय लेने में सुविधा हो सके। तुलनात्मक वित्तीय विवरण वास्तव में क्षैतिज प्रकार से बनाए जाते हैं, जो एक ही कंपनी की कई वर्षों के अध्ययन के लिए उपयोगी होते हैं। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के इस क्रम में पहले हम तुलनात्मक चिट्ठा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है और उसमें किस प्रकार से तथ्यों का बढ़ना या घटना और उसके कारणों का विश्लेषण कर निर्वचन
देखा जाता है, इस बात को जानने का प्रयास हम करेंगे। कंपैरेटिव बैलेंस शीट कई वर्षों के लिए यद्यपि बनाई जा सकती है, परंतु फिर भी ये एक क्षैतिज विश्लेषण का तरीका है जिसमें प्रायः गत वर्ष और इस वर्ष की सूचना को लेके उनकी विभिन्न वित्तीय मदों जो बैलेंस शीट में प्रदर्शित है उनमें क्या परिवर्तन आया है, इंक्रीज या डिक्रीज, सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों तरीके से देखा जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बैलेंस शीट है टी फॉर्म में बनाई जाने वाली, उसको लंबवत तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। प्रायः विश्लेषण के लिए इसी प्रकार से हम बैलेंस शीट की मदों को अरेंज करते हैं, जिसमें 2 वर्ष 2019 और 2020 के अंतिम दिन विभिन्न प्रकार की संपत्तियों और दायित्वों की जो स्थिति है इसमें प्रदर्शित है। तो जब हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात करते हैं तो इसमें निरपेक्ष परिवर्तन जो आप यहाँ कॉलम में देख रहे हैं, सेकेंड लास्ट कॉलम में, कि अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है और यहाँ पे एक हल्का सा आपका इशारा किया गया है कि किस प्रकार से इसको बनाया जाना चाहिए कंपैरेटिव को या देखा जाना चाहिए। तो जो करंट ईयर है, चालू वर्ष है, उसको कॉलम बी कहा। गत वर्ष को कॉलम अगर हमने ए कहा तो इंक्रीज और डिक्रीज के कॉलम में हम निरपेक्ष माप अमाउंट और सापेक्ष माप प्रतिशत में इनकी गणना करते हैं। यही विश्लेषण के 2 कॉलम्स हैं, जिसमें निरपेक्ष परिवर्तन को हम इस वर्ष की मदों में से पिछले वर्ष की मदों को घटाकर रुपयों में अमाउंट में ज्ञात कर लेते हैं, तथा सापेक्ष परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए जो ये परिवर्तन आया है सी, यहाँ पे आप प्रदर्शित है सी के नाम से, सी में मूल वर्ष यानी कि जिस वर्ष की वैल्यूज को हमने घटाया है यानी कि गत वर्ष की वैल्यू को भाग दें और अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो ये प्रतिशत में व्यक्त हो जाएंगी। इस प्रकार से कंपैरेटिव बैलेंस शीट में एसेट्स आपके सामने प्रदर्शित हैं। दूसरे इससे अगली वाली स्लाइड में हमने लायबिलिटीज को लिया है। तो एसेट्स में जितनी भी मदें हैं यहाँ पे यद्यपि अमाउंट आपको नहीं दिख रहे हैं, करंट एसेट्स, डेटर्स, स्टॉक, जो कि मिला के करंट एसेट्स का योग बनता है, जो ए के नाम से यहाँ प्रदर्शित है। पिछले वर्ष ये 40,000 था, इस वर्ष ये 60,000 है, अर्थात गत वर्ष की तुलना में करंट एसेट्स में चालू संपत्तियों में व्यवसाय में वृद्धि हुई है 20,000 रुपये की, जो इंक्रीज और डिक्रीज के कॉलम में प्रदर्शित है, यानी कि गत वर्ष की तुलना में यह 50% बढ़ा है। तो व्यवसाय में करंट एसेट्स, चाहे वो कैश हो, डेटर्स हो, स्टॉक हो या कोई अन्य हो, इनमें कुल मिला के 50% की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार फिक्स एसेट्स में हम सारी फिक्स एसेट्स शामिल कर लेते हैं, चाहे वो डेप्रिशिएबल हो या नॉन डेप्रिशिएबल हो। गत वर्ष में आप देख रहे हैं इन दोनों के अमाउंट तो यहाँ नहीं है, लेकिन इनका योग आपको दिखा रखा है कि फिक्स एसेट्स कॉलम रो बी में 2 लाख थी गत वर्ष में, इस वर्ष ये 2,20,000 हो गई, अर्थात कि निरपेक्ष परिवर्तन इसमें हुआ है 20,000 की बढ़ोतरी का, प्लस का साइन बताता है बढ़ोतरी को, इंक्रीज को। गत वर्ष की तुलना में कुल मिला के स्थायी संपत्तियों में 20,000 रुपये की वृद्धि की गई है। शायद ये परचेज है, इस वैल्यू से ये दिखता है, और ये 10% की वृद्धि है गत वर्ष की फिक्स एसेट्स के ऊपर। इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट जो विश्लेषण करने के लिए से अगर ये दीर्घकालीन है तो ये यहीं पर एसेट्स में लिखे गए हैं। 10,000 गत वर्ष थे, इस वर्ष अगर 2,000 हुए, इसका मतलब हमने 8,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट को इस वर्ष कैश की ज़रूरतों की पूर्ति करने के लिए बेच दिया है, तो इन्वेस्टमेंट में 8,000 की कमी हुई है। 80% की ये कमी को दर्शा रहा है गत वर्ष की तुलना में। इसी प्रकार अगर हम करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को अगर हम जोड़ लें तो गत वर्ष में कुल मिला के संपत्तियाँ इस व्यवसाय की 2.5 लाख थी, जो इस वर्ष बढ़कर 2,82,000 282,000 हो गई। गत वर्ष की तुलना में कुल संपत्तियों में इस व्यवसाय में 32,000 रुपये की वृद्धि हुई है, अर्थात के करीब 12.8% की वृद्धि हुई है। ध्यान रहे यहाँ पे हम बैलेंस शीट को उसी तरीके से बना रहे हैं जैसे कि टी फॉर्म में होती है, एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड। अगर हम चाहें तो बैलेंस शीट को लंबवत तरीके जो आपको पिछले वाले लेसन में बताया गया था उस तरीके से भी बना सकते हैं, जिसमें कि सोर्सेज ऑफ फंड्स और एप्लीकेशन ऑफ फंड 2 साइड बनाकर हम उनकी विभिन्न मदों को प्रदर्शित करके इसी प्रकार से कंपैरेटिव बैलेंस शीट बना सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज विभिन्न मदों में ऐसे ही ज्ञात किया जा सकता है।
आपके सामने इसी कंपैरेटिव बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है, जिसमें करंट लायबिलिटीज जो भी मदें हैं वो सारी यहाँ पर शो कर दी जाएं। गत वर्ष और इस वर्ष के मूल्यों को इसमें प्रदर्शित कर दें तो गत वर्ष में ये करंट लायबिलिटी कुल मिला के 20,000 प्रदर्शित हैं आपके सामने इस स्लाइड पर, और इस वर्ष ये घटकर 15,000 रुपये रह गई, अर्थात कि 5,000 रुपये की करंट लायबिलिटीज कम हुई हैं। 25% की कमी हुई है करंट लायबिलिटी में गत वर्ष की तुलना में है। अर्थात हाँ, चूंकि हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को घटा के आता है, अर्थात कि चूंकि करंट लायबिलिटी कम हुई है तो वर्किंग कैपिटल इस साल बढ़ी है इस व्यवसाय में। इसी प्रकार से अगर हम प्रोप्राइटर्स फंड को देखें तो इसमें जितने भी मद हैं वो सारी इसमें शामिल कर ली जाएंगी, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, रिजर्व एंड सरप्लस एंड P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, जो भी आइटम इसमें शामिल किए जाने लायक हैं जो हम जानते हैं, पहले हम ये देख चुके हैं, उन सबको जोड़ लें तो यहाँ पर ये सामने दिख रही हैं 2 लाख और 2,10,000 क्रमशः गत वर्ष और इस वर्ष में, जिसमें से मिसलेनियस एसेट जिसको फिक्टिशियस एसेट भी कहते हैं, ये P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो सकता है, या ऐसी कृत्रिम संपत्तियां, हानियां, खर्चे जिनको कि पहले राइट ऑफ नहीं किए जा चुके हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शित है। गत वर्ष में ये 50,000 थी, इस वर्ष ये 10,000 हुई। इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 की कमी हुई, और ये कमी मूलतः इन खर्चों और हानियों को जो मिसलेनियस एसेट या फिक्टिशियस एसेट कहलाती हैं को लाभ हानि खाते से राइट ऑफ करने, अपलेखन करने के कारण हुई है। तो 40,000 की संपत्तियों का अपलेखन किया जा चुका है और 80% इनमें कमी आ गई है। इनका योग आपके सामने है, सारी जितनी भी कैपिटल और रिजर्व हैं उनको जोड़ के उसमें से अगर फिक्टिशियस एसेट को घटा दिया जाए तो ये प्रोप्राइटरी फंड या इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी आदि के नाम से जाना जाता है, नेटवर्थ के नाम से जाना जाता है। ये भी आपके सामने है कि 1.5 लाख रुपए की गत वर्ष में प्रोप्राइटर फंड थे और इस वर्ष मालिकों का ये जो कोष है ये 2 लाख हो गया है, अर्थात कि स्वामियों के कोष में 50,000 की वृद्धि या 33.3% की वृद्धि हुई है। ये यद्यपि इसमें फिक्टिशियस एसेट को राइट ऑफ किया गया है, फिर भी इनमें वृद्धि को बतलाता है कि लाभ की पर्याप्त बढ़ोतरी इस व्यवसाय में हुई है। इसी प्रकार से सिक्योर्ड लोन या लॉन्ग टर्म लोन्स जो यहाँ पर प्रदर्शित हैं 6% डिबेंचर के नाम से किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लॉन्ग टर्म लोन जो भी लिए गए हैं वो यहीं पर शामिल किए जाते हैं। गत वर्ष में ये 30,000 थे जो इस वर्ष बढ़ के 67,000 हो गए, अर्थात कि 37,000 रुपये का डिबेंचर्स हमने वर्ष के दौरान जारी किए हैं। ये डिबेंचर्स बढ़कर 123.3% गत वर्ष की तुलना में हो गए हैं। इस प्रकार से अगर हम CL प्रोप्राइटरी फंड और डिबेंचर्स को, लॉन्ग टर्म लोन्स को जोड़ दें तो ये टोटल लायबिलिटी बना रही है A + B + C। ध्यान रहे हम बैलेंस शीट को ये टी फॉर्म के तरीके से ही लेके आए हैं, बस एक ही आइटम आपको दिख रहा है मिसलेनियस एसेट, जो कि टी फॉर्म की बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रदर्शित होता है, परंतु ये हानियां हैं, खर्चे हैं जिन्हें मालिकों को वहन करना है, अतः यहाँ पर ये प्रोप्राइटर्स फंड ज्ञात करते समय घटा दिए गए हैं। बाकी टी फॉर्मेट से जिस तरीके से हम संपत्तियों और दायित्वों का प्रदर्शन करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी संपत्तियों का पिछली स्लाइड में और दायित्वों का इस स्लाइड पर प्रदर्शन है। टोटल लायबिलिटीज 2.5 लाख थी पिछले वर्ष, इस वर्ष बढ़कर ये 2,82,000 हो गई। इसका मतलब 32,000 रुपये की कुल वृद्धि हुई है टोटल लायबिलिटीज में, अर्थात 12.8% की वृद्धि हुई है। ध्यान रहे पिछली स्लाइड में आपने देखा है जहाँ टोटल एसेट्स पिछले वर्ष 2.5 लाख थी, टोटल लायबिलिटी भी 2.5 लाख है। गत वर्ष में ये दोनों चीज़ें बराबर थी, ठीक इसी प्रकार से इस वर्ष भी ये दोनों बराबर हैं। टोटल एसेट्स 2,82,000 और टोटल लायबिलिटी 2 लाख। गत वर्ष में टोटल लायबिलिटीज 2,82,000 और इस वर्ष भी टोटल लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स 2,82,000 रुपये। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, एक तुलनात्मक लाभ हानि खाता आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें सत्र 2019 जो 31 मार्च को समाप्त हो रहा है और सत्र 2020 जो भी 31 मार्च को समाप्त हो रहा है के वर्ष
के लाभ हानि खाते को एक वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज किया हुआ है, जिसमें नेट सेल्स और अन्य मदें प्रदर्शित हैं। जब हम कंपैरेटिव P&L अकाउंट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो नेट सेल्स सबसे पहले लेकर उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटाते हैं। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स, चूँकि तीनों प्रकार के स्टॉक इसमें सम्मिलित हो जाते हैं, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश्ड गुड्स, इसलिए यहाँ पर अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स कुछ भी लिखा हुआ है तो चलेगा। नेट सेल्स में से इसको घटाने पर ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस होते हैं उनको घटा दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT है। ये व्यवसाय की परिचालन क्षमता को व्यक्त करने वाला लाभ है, क्रियात्मक क्षमता को व्यक्त करने वाला लाभ है, जिसमें कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स जो भी P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में प्रदर्शित हैं, इन डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड एटसेट्रा, तो वो यहाँ पे जोड़ दिए जाएंगे। और इसमें से जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है मुख्यतया बाहरी लोन पर, बाहरी ऋणों पर या डिबेंचर्स पर चुकाया गया ब्याज, वो यहाँ पर घटा दिया जाएगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। और उसमें से उस वर्ष की पिछली दरों के आधार पर आयकर का आयोजन कर लिया जाए, उसको घटा दिया जाए तो उसके बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, जिसमें से जो कि व्यवसाय की कुल लाभार्जन क्षमता को बताता है, जिसमें से कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड घटा दें तो अंशधारियों के लिए उपलब्ध लाभ उपलब्ध हो जाते हैं। अगर हम विश्लेषण की बात करें तो 2019 की तुलना 2020 से की जा रही है। यहाँ पर 2020 में क्या किया इस व्यवसाय ने, इस बात को बताने के लिए 2020 के समंकों में से 2019 के समंकों को घटाकर इंक्रीज या डिक्रीज यानी निरपेक्ष माप, जो आपके यहाँ पे कॉलम में दिख रहा है इंक्रीज और डिक्रीज में अमाउंट, वो निरपेक्ष माप है। निरपेक्ष माप में अमाउंट में रुपयों में ये राशि ज्ञात कर ली जाती है। और ये जो परिवर्तन हुआ है इंक्रीज या डिक्रीज का, इसमें बेस ईयर यानी कि इस वाले एग्जाम्पल में जो आपके सामने दिख रहा है उसमें 2019 की समंकों का भाग देकर इंक्रीज और डिक्रीज के प्रतिशत ज्ञात कर लिए जाते हैं। जैसा कि आपके यहाँ सामने दिख रहा है नेट सेल्स देखें 2019 में ये 30,000 थी, 2020 में बढ़ के ये 50,000 हो गई, यानी कि हम कहें कि 2020 में व्यवसाय में 20,000 रुपये की नेट सेल्स में इंक्रीज हुई, यानी कि ये करीब 66.6% का वृद्धि को प्रदर्शित कर रही है। इसी प्रकार कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18,000 से 40,000 हो गई, एकदम से बढ़ी हैं, और ये करीब 22,000 बढ़ी हैं और 122% बढ़ी हैं, यानी कि सेल्स की तुलना में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वृद्धि की दर ज़्यादा है। अतः आप देख पा रहे हैं आगे ग्रॉस प्रॉफिट 12,000 से घटकर 10,000 हो गया है, यानी कि सेल्स में वृद्धि के उपरांत भी GP कम हुआ है, कारण कि जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें वृद्धि की दर नेट सेल्स में वृद्धि की दर से कहीं ज़्यादा दिख रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो 6,000 हैं 19 में, 20 में 1,000 हो गए, यानी कि घटकर 5,000 रुपये घटकर ये करीब 83.3% घट गए। और चूंकि इनमें 2020 में गिरावट आई है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, अतः आप देख रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वृद्धि हो गई है। ये 6,000 से 3,000 हो गए हैं, 3,000 रुपये की वृद्धि, 50% की वृद्धि इसमें देखी जा रही है 2020 में। इसी प्रकार नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें तो 1,000 से घटकर 0 हो गए हैं, यानी कि 1,000 रुपये संपूर्ण की गिरावट हुई है, 100% की गिरावट हुई है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। इसलिए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में वृद्धि की दर है 50% की तुलना में PBT में वृद्धि की दर अंतिम कॉलम में आप देख रहे हैं 80% है, वो कहीं ज़्यादा है। EBIT की तुलना में PBT में वृद्धि की दर ज़्यादा है, कारण इसका स्पष्ट है कि इन दोनों के बीच का जो आइटम है इंटरेस्ट, उसकी राशि में कमी हुई है। इसी प्रकार से अगर आयोजन देखें कर का तो वो 1,000 से बढ़ के 2,000 हो गया है, 100% बढ़ा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसलिए 4,000 से बढ़कर 7,000, 3,000 बढ़कर करीब 75% से इसमें वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार से हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव P&L अकाउंट बनाते हैं ताकि प्रबंधकों के सामने उचित चित्र प्रस्तुत किया जा सके कि व्यवसाय में लाभ के संदर्भ में व्यवसाय ने क्या किया और व्यवसाय ने
संपत्ति और दायित्वों के संदर्भ में इस वर्ष में क्या किया। धन्यवाद।